आज हम लोग बात करेंगे ममता कालिया जी की कहानियों के परिप्रेक्ष्य में। ममता कालिया जी हिंदी कहानी में दस्तक देती हैं हिंदी कहानी के 7वें दशक के दौर से, जो अभी तक उनकी दस्तक बनी हुई है। और शायद हम इसको इस तरह से कहें कि 1965 से लेकर 1985 तक का जो समय है वो ममता कालिया का एक उत्कर्ष का समय रहा है, बल्कि इसको इस तरह से भी देख सकते हैं कि यह प्रयोगधर्मी उत्कर्ष का वर्ष रहा। और उसी दौर में 1950 के आसपास सामयिक कहानियों का दौर शुरू होता है, आविर्भाव होता है। उन्हीं सामयिक कहानियों में यशपाल, रांगे राघव, भैरव प्रसाद गुप्त का नाम शामिल है। उसी कड़ी को नई कड़ी के तौर पर जोड़ते हुए ममता कालिया जी हमारे सामने आती हैं। ममता कालिया जी की कहानियों की सबसे बड़ी जो विशेषता रही वो गहरी आत्मीयता रही है। उनकी कहानियां अमूमन बहुत छोटी होती हैं, लेकिन चोट बहुत गहरी करती हैं। उसके जो मायने हैं, मयार हैं, वो बहुत ही विस्तार लिए हुए हैं। संवेदना और संतुलन दोनों को ऐसे साधती हैं कि हम उससे बाहर निकल ही नहीं पाते हैं। और जब आज हम उनकी कहानियों के बरक्स आप सबके साथ उपस्थित हैं, तो पहली चीज जो हमारे जीवन मन में आ रही है वो है कि स्त्री के जीवन में अधिकार का संघर्ष सतत चलने वाला एक क्रम हो सकता है, लेकिन ममता कालिया जी के कहानियों में स्त्री और पुरुष दोनों के साहचर्य सामंजस्य का जो संतुलन है, वह संतुलन हमें बांध कर रखती है। वो विखंडन की बात नहीं करती हैं, बल्कि एक दूसरे को जोड़ते हुए अपने लिए स्पेस बनाने को तवज्जो देती हैं, तरजीह देती हैं। उनकी कहानियां बेशक बहुत छोटी होती हैं। जैसे मैं एक कहानी उनकी है पहली, उसका शीर्षक है पहली कहानी। उस कहानी को आप जब पढ़ेंगे तो आप सोचेंगे कि पहली क्या? किसी के लिए पहली शादी महत्वपूर्ण हो सकती है, किसी के लिए पहला बच्चा महत्वपूर्ण हो सकता है, तो किसी के लिए पहली बार स्कूल जाना महत्वपूर्ण हो सकता है। लेकिन एक परिवार के लिए पहली तारीख या पहला दिन किस मायने में महत्वपूर्ण हो सकता है, और वही बात एक मासूम बच्चे के लिए क्या मायने रखती है। उषा किरण खान मैम प्रणाम, शुक्रिया आप हाजिर हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये चीज वहां से शुरू होती है। उनकी ज्यादातर कहानियां बहुत छोटी हैं। मैं एक ऐसी कहानी के साथ आपके समक्ष उपस्थित हूँ जिस कहानी को पढ़ते हुए आप सुनते हुए ये महसूस करेंगे कि दरअसल हमारे आसपास किताबें हैं और उन किताबों के बरक्स हम दुनिया को भी देख रहे हैं, लेकिन वह किताबें जब हम रिटायर हो जाते हैं या अपने घर में तन्हा रहने लगते हैं, तो क्या वह किताबें हमसे संवाद करती हैं या हमारे समस्याओं का निराकरण हमें देती हैं, या उन कहानियों के परिप्रेक्ष्य में हम जिंदगी के नए पहलू से मिल पाते हैं। तमाम तरह से सवाल हमारे सामने खड़े होते हैं, जिन सवालों का जवाब बड़े ही सलीके से, या मैं एक शब्द को पुनः दोहराऊं तो नक्काशी की तरह हमारे सामने रखती हैं कि इसमें से कौन सी नक्काशी है जिसको हम चुने तो हमारे जीवन की दिशा बदल सकती है। ये जरूरी बिंदु उनकी कहानियों में पाए जाते हैं। और मैंने इनकी कहानियों के पाठ का जो शुरुआत किया है वो 2009 के आसपास किया। शायद मैंने थोड़ी देर से पढ़ना शुरू किया है ममता कालिया जी को, लेकिन जब पढ़ना शुरू किया तो सबसे पहला जो संग्रह मेरे हाथ में लगा वो था छुटकारा, उसके बाद उसका यौवन, उसके बाद बोलती हुई औरत। आज मैं जिस कहानी का पाठ आप सबके सामने कर रही हूँ वो एक नारी अस्तित्व की तलाश करने की जगह व्यक्ति के जीवन में जो टकराहटें आईं, उन टकराहटों से जो द्वंद्व पैदा हुआ, उस द्वंद्व ने हमें समाज के सामने कैसे ला करके खड़ा किया है। एक रिश्तों की जो जकड़बंदी है, उस जकड़बंदी में सपने कैसे ध्वस्त हो जाते हैं और उन सपनों के
खुरचने पर हमारी जिंदगी या तो लहूलुहान होती है या फिर फूलों से भर जाती है। जैसा कि मैंने शीर्षक में ही कहा, कपास की छांव या गाछें। तो आइए हम कहानी की शौर्यवाला मैम प्रणाम, शुक्रिया आप आ गई तो बहुत अच्छा लग रहा है हमें। उनकी कहानी जिसका मैं पाठ करने जा रही हूँ वो ये किताब मैं आप लोग को दिखा दूँ, यह 2 खंडों में प्रकाशित है। और इस कहानी की, इस संग्रह की खासियत ये है कि अगर कोई अलग अलग किताब खरीदने में सक्षम नहीं है तो ये 2 किताब खरीदे और ममता कालिया के कमो सभी कहानियों को आप एक साथ एक जगह एक स्थान पर पढ़ सकते हैं। उनकी कहानियाँ लगभग 200 हैं और जिसे मैंने इत्तेफाक से पढ़ लिया है। और पढ़ने के बाद कुल जमा चीज़ें जो मेरे सामने खुल करके आती हैं वो ये कहती हैं कि इन कहानियों को पढ़ करके अपने तक मत रखो, बल्कि इन कहानियों को आगे लेकर के हमारे तक भी या उन लोगों तक भी लेकर के चलो जिन्होंने कहानी का शायद एक वृक्ष स्वरूप नहीं देखा या शायद नहीं समझा है। तो आइए हम पहले उस कहानी से मिलते हैं जिसकी मैं भूमिका शुरू में ही रख दी हूँ। और ये कहानी यूं ही मर जाएंगे से कहीं 1000 गुना अलग है। और हम सभी जो लेखक हमारे समय के जितने सारे महत्वपूर्ण लोग लिख रहे हैं वो सारे लोग इन किताबों से ही होकर हमारे समक्ष आ रहे हैं। तो आइए हम आपको सुनाते हैं ममता कालिया जी की एक महत्वपूर्ण कहानी, शायद जिसका पाठ बहुत कम हुआ है, शायद चर्चित भी कम रही है, लेकिन यह कहानी बहुत कुछ सोचने पर विवश करती है। कहानी का शीर्षक है किताबों में कैद आदमी। आप शीर्षक से ही बहुत कुछ अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन हम अब आगे बढ़ते हैं। अगर शहर के 10 पढ़े लिखे विद्वानों की सूची बनाई जाए तो उसमें अग्रवाल साहब का नाम जरूर आता है। अगर 10 कंजूस और बदमिजाज लोगों की कोई सूची जारी करनी हो तो उसमें भी वे जरूर शुमार होंगे। लेकिन उनके अंदर कोई भी खामी या खूबी अलग कर देखना आसान नहीं। किताबों के चींटे वे गर्मी की सारी दोपहर कूलर की ठंडक में आराम करने के बजाय गैरेज में रखी अपनी किताबों के खचाखच भरे रैंकों में बिताना पसंद करते हैं। उनके पास 5 कमरों का बड़ा सा फ्लैट था, लेकिन 5 कमरे किताबों से अटे पड़े थे। कार उनके पास नहीं थी, इसलिए गैरेज में भी उन्होंने किताबों के रैक लगा रखे थे। ऊपर की मंजिल वाले टंडन जब धीरे से कहते, अग्रवाल साहब रात में स्कूटर गैरेज में रखने दें तो बड़ी सहूलियत हो, बरामदे में पड़ा रहता है, जाने कब उठ जाए। नहीं, अग्रवाल साहब की आवाज में प्रिंसिपली वाली कठोरता आ जाती। मेरी लाइब्रेरी में किताबों के सिवा कुछ नहीं रह सकता। घर में मजाक उड़ाते, यह टंडन आदमी है या पाजामा लाइब्रेरी को गैरेज समझता है। मिसेज अग्रवाल, जिन्हें आसपास के समस्त परिवार आंटी का संबोधन और सम्मान देते थे, धीरे से कभी कह देती, टंडन साहब का स्कूटर रात में एक तरफ खड़ा कर लो तो बुराई तो नहीं है न जी, सुबह 8 बजे वह चला ही जाता है। अग्रवाल साहब आपे से बाहर हो जाते। यानी तुम्हें टंडन की बेवकूफी पर गुस्सा नहीं आता? वह मेरी लाइब्रेरी का दुरुपयोग करना चाहता है और तुम उसकी तरफदारी कर रही हो। चार्ल्स लैम्ब का कहना है, लाइब्रेरी वह जगह है जहां विद्वता की सुगंध आती है। तुम चाहती हो सुबह सुबह उठकर मैं पेट्रोल की बू सूंघूं? दरअसल अग्रवाल साहब का व्यक्तित्व विचारों से चालित रहता। उन्हें मोटर चालित हर वाहन से शिकायत थी। घरों की छोटी पोर्च में खड़ी कार या मोटर बाइक देखकर वे कहते, पहले पौली में गाय बंधती तो नौजवान झुझलाते थे कि जगह छेक ली, गंदी कर दी, बचकर निकलने की जगह नहीं। अब देखो, एक एक घर में 3-3 स्कूटर खड़े रहते हैं। बचो कैसे? बचोगे? कपड़ों में ग्रीज लगे बगैर कैसे निकलोगे? कई बार लगता वे बर्नार्ड शॉ की तरह मौलिक और मस्खरे हैं। कई बार कोई प्रसंग बड़े विस्तार से वे बयान करते तो लगता वे शेक्सपियर की तरह अच्छे
किस्सागो ड्रामाटिस्ट हैं, पर अचानक कुछ हो जाता और वे डॉक्टर जॉनसन की तरह तीखे, चरपरे और जटिल लगने लगते। वे कभी कभार अपना विश्लेषण स्वयं करते, लेकिन यही काम कोई दूसरा करता तो वे भड़क जाते। कॉलेज के लिए पानी की टंकी से रिक्शा मिलता 5 रुपए में। वे देर तक खड़े रहते, एक आदर्श रिक्शे की तलाश में। कोई जर्जर रिक्शे वाला उन्हें बैठाने का प्रस्ताव रखता तो वे कहते, पैरों में दम नहीं है, मिस्टर शास्त्री नगर पहुंचने से पहले जहन्नुम पहुंच जाओगे। अगर रिक्शे वाला स्वस्थ होता तो कहते, तुम बग टूट भागोगे, खुद तो गिरोगे ही, सवारी भी गिराओगे। एक दिन 6 रुपया में रिक्शा मिला। तय तो उन्होंने कर लिया, पर रास्ते में सोचने लगे, यह आदमी मेरा शोषण कर रहा है, मैं इसकी चलने न दूंगा। चलते चलते रिक्शे वाले की चेन उतर गई। उसने ठीक की, पर 4 कदम पर चेन फिर उतर गई। अग्रवाल साहब ने घुड़का, अरे तू रिक्शा चला रहा है या मजाक कर रहा है? पढ़े लिखे आदमियों के वक्त की कीमत नहीं समझता। रिक्शा वाला सहम कर धीरे से चला। उन्होंने फिर डांटा, जल्दी चल, देर हो रही है। पैडल पर जोर पड़ते ही चेन फिर उतर गई। अग्रवाल साहब भड़के, आपसे जय बार तेरी चेन उतरेगी, मैं वह बार चवन्नी काटूंगा। रिक्शे वाले ने रुआंसा मुंह बनाकर रिक्शा पैदल घसीटना ही उचित समझा। सख्ती और ज्यादती करने के बाद अग्रवाल साहब की वैचारिक विशालता सक्रिय हो गई। उन्होंने कॉलेज पर उतरकर रिक्शे वाले को नसीहतों के साथ साथ पूरे 6 रुपए ही दिए। शाम को मित्तल को यह प्रसंग बताते हुए वे बोले, मूर्ख था रिक्शा वाला, फिजूल में डांट खा गया। मैं उसकी जगह होता तो सवारी से कहता, बओ जी, जब से जय बार तुम डांटोगे वह बार मैं चवन्नी ज्यादा लूंगा। यह तो तुम अब कह रहे हो, उस वक्त तो तुम रिक्शे वाले को पीट भी देते, मित्तल ने कहा। पाठक जी कहते, अग्रवाल साहब, आप अपने को कितना भी चतुर माने हैं, आप बहुत ही इम्प्रैक्टिकल हैं। अग्रवाल साहब खुश हो जाते, अब भाई प्रैक्टिकल तो दुकानदार होता है, हलवाई होता है, दर्जी होता है, इंटेलेक्चुअल आदमी तो इम्प्रैक्टिकल होगा ही। कभी कभी उनके पुराने विद्यार्थी घर आ जाते। वे आज भी उन्हें प्रोफेसर साहब कहते। उनसे बातें करते करते अग्रवाल साहब अतीत में चले जाते। वे भूल जाते इस बीच बहुत वक्त गुजर चुका। न छात्रों के सरोकार वे रहे, न उनकी तैयारी। कभी वे हेलमेट का पूरा सीन उद्घृत कर डालते तो कभी वर्ष की समूची कविता। विद्यार्थी हैरानी से उनकी ओर देखते और अंत में उनकी स्मरण शक्ति की सराहना करते हुए खिसक लेते। अग्रवाल साहब की 3 बेटियों के विवाह हो चुके थे। सबने अपनी पसंद से विवाह किए थे, इसलिए अग्रवाल साहब उनकी तरफ से निश्चिंत थे। दामादों के लिए उनका रुख ठंडी निरपेक्षता का था, बल्कि चुनौती का भी। उन्होंने इन बेटियों के लिए बड़े बड़े सपने पाले हुए थे। एक को वे ऊंची अफसर बनाना चाहते थे, दूसरी को MBA कराना और तीसरी को विख्यात विद्वान। उन्हें लगता ठीक उनकी नाक के नीचे 3 डांके पड़ गए। उन्हें खबर तक न हुई। आखिर तीनों ने गृहिणी बनना ही पसंद किया। इस तरह की पराजय उन्हें किताबों के और नजदीक ले गई। कोई ताज्जुब नहीं कि किंग लियर उनकी प्री ट्रेजेडी थी और अपने आप को किंग लियर से जोड़कर वे कुछ और एकाकी और अवसादग्रस्त हो जाते। बड़ी लड़की दिल्ली में, मझली मुंबई में और छोटी यहीं उनके शहर में थी। जिस साल वे रिटायर हुए, बड़ी बेटी स्मिता ने उन्हें कुछ दिनों के लिए दिल्ली आने का निमंत्रण दिया। अग्रवाल साहब को अच्छा लगा। उन्हें दिल्ली का विस्तार और उससे जुड़ी यादें प्रिय थीं। पति पत्नी दोनों गए। जब वे प्रयागराज एक्सप्रेस से नई दिल्ली स्टेशन पर उतरे, स्मिता और प्रमेंद्र दोनों उन्हें रिसीव करने को मौजूद थे। दोनों कूलियों ने सामान उतारा। प्लेटफॉर्म का एक हिस्सा उनके सामान से भर गया। छोटे छोटे कुल 21 नग थे। प्रमेंद्र ने कहा, पापा आप घर खाली कर आए क्या? अग्रवाल साहब उखड़ गए। कैसी बात करते हो? घर खाली करूंगा तो 2 ट्रक सामान होगा मेरा। यह तो रोजमर्रा का सामान है। स्मिता असमंजस में रास्ते भर सोचती गई, 2.5 कमरे के गृहस्थी में इतना सामान कैसे रखा जाएगा?
उसे माँ पर गुस्सा आया जो अपनी बुद्धि का जरा इस्तेमाल नहीं करती, बस पापा के आदेश पर नाचती फिरती है। प्रेमेंद्र को लगा हो सकता है पापा महीनों के लिए रहने आए हैं। उनका नीचे का मकान था, इसलिए काफी सामान आंगन में समा गया। अग्रवाल साहब को तकलीफ हुई। वे डंक मारते रहे, यह सुर मैदानी सा मकान, इसे तुम घर कहते हो? कमरे में एक आदमी लेटे तो दो को खड़ा रहना पड़ता है। रसोई इतनी सकरी क्यों है? अखबार वाला सिर्फ एक अखबार क्यों डालता है? तुम लोग किताबों की दुनिया से दूर हो गए हो। स्मिता ने कहा, ऐसा नहीं है, मैं तो खूब पढ़ती हूँ। वैसे अब पढ़ने के माध्यम बदल गए हैं, टीवी देखना भी तो पढ़ना ही है। वे पापा को केबल टीवी के रंगारंग संसार में रवाना चाहते। अग्रवाल साहब उससे छिटक कोई मोटी सी पुस्तक लेकर बिस्तर पर लेट जाते। किसी वक्त पत्नी चुगली कर देती, वह 2 कप वाली केतली बेबी ने महरी को दे दी। अग्रवाल साहब आहत हो गए। वे 10 साल में इस केतली में चाय पी रहे थे। केतली का बिगड़ा क्या था? 10 की जगह 5 ही दिनों में उनका दिल दिल्ली से भर गया। पुराने परिचितों से मिलना भी सुखद नहीं रहा। सबके सरोकार बदल गए थे। उनका एक तेजस्वी छात्र लोहे का व्यापारी बन गया था। दूसरा स्वामी प्रेमानंद का शिष्य बन गया था और दोस्तों को पढ़ने के नाम पर सिर्फ खुशवंत सिंह के साप्ताहिक लतीफे याद थे। आसफ अली रोड पर कई किताबों की दुकानें बंद हो गई थीं और तो और सड़कों तक के नाम बदल गए थे। वे वापस चल दिए। स्मिता ने बड़ी सुघड़ता से सिर्फ 5 नगों में उनका कुल सामान पैक कर दिया। अग्रवाल साहब को लगता रहा जैसे बेबी ने उनका 16 नग और सबाब 20 सफर में फेंक दिया। अपने घर आकर उन्होंने जोर जोर से सांस ली। अपनी बैठक और किताबों के रैक झाड़े। उन्होंने पत्नी से पूछा, तुमने देखा क्या क्या सामान नष्ट हुआ है? पत्नी परछाई के रूप में जीने की कला में माहिर हो चुकी थी। उन्होंने कहा, गमछा, केतली, अखबार, गद्दी और होम्योपैथी का तुम्हारा बक्सा नहीं मिल रहा। अभी पूरा सामान खोला भी नहीं है। अग्रवाल साहब स्वागत कथन में लीन हो गए। कितनी बुरी बात है। बेबी ने मेरे साथ ऐसे बिहेव किया जैसे किंग लियर के साथ गेनेरिल ने अपने बाप के सिपाही निकाल बाहर किए। इसने पत्नी अनभिज्ञ आंखों से उन्हें ताकने लगी तो वे चिढ़कर उठे और मंदिर वाली सड़क पर घूमने निकल गए। कोई साहित्य का मर्मज्ञ हो तो वे उसे अपनी किंग लियर जैसी महाकाव्यात्मक ट्रेजेडी का रेसा रेसा समझाएं। मंदिर के चबूतरे पर मालिक और घोसाल परिवार के लड़के बैठे हुए थे। उन्हें देखते ही वे उठ खड़े हुए और धीरे धीरे आगे चल दिए। अग्रवाल साहब चबूतरे पर टिक कर बुदबुदाने लगे, हाँ, खिसक जाओ। कल तक कंपटीशन देना था तो मैं इन्हें अच्छा लगता था। आज परीक्षा खत्म हो गई। रिटायर होना भी एक बीमारी है, कोढ़ और खास से भी बुरी। कोई आपके पास बैठना नहीं चाहता। ये लोग क्या कभी रिटायर नहीं होंगे? मैं इतना बूढ़ा नहीं हूँ जितना इन जवानों ने मुझे बना दिया। वहाँ आसपास कोई नहीं था। अभी सफर की थकान भी पूरी उतरी नहीं थी। उन्होंने घर लौटकर नीरज चौधरी के एक्सपीरियंसेस में दत्तचित्त होना बेहतर समझा। इस प्रक्रिया में नींद भी बड़े बेमालूम ढंग से आ जाती है। उनके घर 5 अखबार आते थे तो 25 पत्रिकाएं। अवकाश प्राप्त करने के बाद उन्होंने अखबारों की संख्या बढ़ा ली थी। यही तो मेरे संगी साथी हैं, दुनिया फानी है, वे कहते। पत्नी अखबार तहाते संभालते परेशान हो जाती। वे जहां बैठते वहीं अखबार और पत्रिकाएं फैला देते। रात में उनके बिस्तर का काफी हिस्सा किताबों और मैगजीनों से भरा रहता। सोने के पहले पत्नी सारा कुछ पास पड़ी कुर्सी पर टिका देती या मेज पर, लेकिन सुबह होते ही अग्रवाल साहब अखबारों का नया बोझ बिस्तर पर डाल देते। पिछले दिन के अखबारों को एक तरफ रख देते। अखबार जब तक पढ़ा न जाए नया ही है। फिर कोई भी चीज दोबारा सहबार पढ़ने पर नए माने जाने देने लगती है। पढ़ने और रस लेने में फर्क होता है, वे नसीहत देते।
एक भी अखबार वे रद्दी में न रखने देते। कहते, तुम देखना एक दिन मैं भी लिखूंगा। यह सारी तैयारी उसी दिन की है। शाह और शेक्सपियर से भी बड़ा नाम होगा मेरा। हाँ, तुलसी और कबीर को पछाड़ना जरा मुश्किल है। कब लिखोगे? वक्त निकलता जा रहा है अग्रवाल साहब, पाठक जी कहते, और किसी में टीका टिप्पणी की हिम्मत भी नहीं थी। पाठक जी उनके हमउम्र थे और आत्मीय। अग्रवाल साहब फौरन जवाब देते, रचना करना और कीर्तन करना एक बात नहीं है। यह नित्य कर्म नहीं, विशिष्ट कर्म है। पाठक जी थोड़ा बुरा मान जाते। उनके यहाँ पर शुक्रवार को जोर जोर से कीर्तन होता था। उनका नन्हा पोता कीर्तन में ठुमक ठुमक नाचता। इस आयोजन से पाठक जी सप्ताह भर के लिए जैसे परिमार्जित हो जाते। मजली बेटी पप्पी ने अग्रवाल साहब को दीपावली पर मुंबई बुलाया। अग्रवाल साहब ने उसे लिख दिया, दिल्ली जाने का मेरा अनुभव कोई बहुत सुखद नहीं रहा, इसलिए मैं मुंबई नहीं आऊंगा। फिर तुम्हारी माँ का भी विचार है कि त्योहार अपने घर का ही अच्छा होता है। वे नहीं चाहते थे कि किंग लियर की दूसरी बेटी को भी धृष्टता का कोई मौका मिले। संगीता की ससुराल इसी शहर में थी। वहां जाकर रहने का सवाल ही नहीं था, बल्कि संगीता ही बहुधा नन्हे गोलू को लेकर मिलने आ जाती। वे गोलू को घुमाते, गंगा तट पर ले जाते। गोलू घाट की सीढ़ियां उतरता चढ़ता रहता। वे एक जगह बैठ जाते, पंत की पंक्तियां गुनगुनाते, तापस बाला गंगा निर्मल। कभी वे गोलू से पूछते, तुमने डैफोडिल देखे हैं? संगीता से वे कहते, तुम मेरे जीवन की कार्डिलिया हो। अग्रवाल साहब का एकाकीपन अंदर ही अंदर फैल रहा था। किताबी ज्ञान, साहित्यिक विचार और आंतरिक बेचैनी उनके चारों ओर एक किला निर्मित कर रही थी, जिसमें से बाहर का रास्ता उन्हें नहीं मिल रहा था। अधेड़ उम्र के कई हिस्से उघड़ रहे थे, पर इसका पता नहीं चलता जब कोई चोटहरी हो जाती। रिटायर होने से पहले हर साल वे अपनी सालगिरह पर अंग्रेजी विभाग के अपने साथियों को घर बुलाते। विभाग के दोनों चपरासियों को वो इनाम देते, फिर सब इकट्ठे बैठकर जलपान करते। इस बार भी उनके साथी पहले की तरह आए। सबने पहले की तरह चाय पी। अग्रवाल साहब को अच्छा लगा। आखिर सारी उम्र इसी कॉलेज में गुजारी थी, यही उनकी कर्मभूमि थी। इसके अलावा और कहीं मन लगता भी नहीं था। सहयोगियों से वे कॉलेज का जायजा लेते रहे। सिंघल मिश की शादी हो गई। चौहान को यूके के जाना था। ग्राउंड सेक्शन हुई या नहीं, लाइब्रेरी में कितनी नई किताबें आई, इस साल रिजल्ट कितने प्रतिशत रहा। साथी बड़े धैर्य से सब प्रश्नों को झेल गए। तभी उनमें से एक ने छुपी नजरों से अपनी घड़ी की तरफ देखा और गर्दन के खम से दूसरों को उठने का इशारा किया। बस उखड़ गए अग्रवाल साहब। वे लोग नमस्कार कर जाने लगे तो अग्रवाल साहब उठकर फाटक तक भी नहीं आए। उन्हें लगा नौजवान लोग गुस्ताख होते जा रहे हैं और पुराने साथी काइयां। दोनों चपरासी भी आए हुए थे। पत्नी ने रामपाल और बद्री प्रसाद को चाय, मठरी और लड्डू दिए। जब वे चलने लगे, अग्रवाल साहब ने पूर्व वर्षों की तरह 5-5 रुपए दोनों को देने चाहे। उन्होंने हाथ जोड़ दिए। रख ले हुजूर, अब आप रिटायर हो गए, अब हमारा लेना और आपका देना बनता नहीं। रिटायर हो गए हैं, मर तो नहीं गए? अग्रवाल साहब ने बिगड़ कर कहा। फिर भी साफ फर्क तो पड़ जाता है। कहते हुए दोनों चपरासी चले गए। गुस्से का गुबार उनकी सांस तक खिंचाया। बदतमीज कहीं के, खांसी का ठसका उठा तो कुछ देर खांसते ही रह गए। अग्रवाल साहब की आदत थी, वे रोज कॉलेज का कंपाउंड पार कर सवेरे सवेरे सब्जी लेने जाते। उस दिन भी रोज की तरह निकले। कॉलेज का नया चौकीदार अपनी कोठरी के सामने खड़ा होकर साइकिल साफ कर रहा था। उसने न तो उन्हें पहचाना न नमस्ते की। अग्रवाल साहब की संस्था में 30 साल की सर्विस थी।
उनको यह गवारा नहीं था कि इस चार दीवारी के अंदर कोई उनसे बेअदबी कर जाए। चौकीदार ने नई नौकरी के जोश में उनकी वो सीधी आंख देखा और हाथ जोड़कर बोला, बाबू जी, यह आम रास्ता नहीं है। अग्रवाल साहब का दिमाग भन्ना गया। इस चिरकुट कर्मचारी की यह वजह कि उन्हें टोके। जानता है बे तू किससे बात कर रहा है? कड़क कर पूछा। जो भी हो हुजूर, हम तो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। ड्यूटी के बच्चे तुम्हारी शिकायत कर देंगे तो निकाल बाहर कर दिए जाओगे। जाइए साहब, आपकी इज्जत आपके अपने हाथ में है। घर लौटे तो अग्रवाल साहब की कनपटी बेतरह पड़पड़ा रही थी। मित्तल बगल की अपनी दुकान पर खाली बैठा था, पर वे वहां नहीं रुके। वे गैरेज में रखे स्टूल पर झुककर बैठ गए। उन्हें देखकर लग रहा था जैसे वे मार खाकर लौटे हैं। उन्होंने कतार से लगी किताबों की तरफ देखा। सब झूठी हैं, सब की सब अधूरी हैं। उन्हें लगा एक भी ऐसी नहीं जो उनकी मौजूदा तिलमिलाहट को शब्द दे। उन्होंने महसूस किया वे जो अपने को कभी किंग लियर तो कभी हेलमेट समझते थे, वास्तव में एक अवकाश प्राप्त आदमी के सिवा कुछ नहीं है। चौकीदार के वर्ताव ने उनके सिर पर से टोपी और पैरों में से जूते निकालकर फेंक दिए थे। उनके होंठ आत्मदया और आत्मविनोद में थोड़े से फैले। किंग लियर फिर से लिखा जा सकता है। आज के लियर का अपमान सिर्फ औलाद के हाथों में नहीं होता। कहीं भी कोई भी उसकी इज्जत में बुड़का मारकर जा सकता है। दोस्तों, यह थी कहानी किताबों में कैद आदमी। आखिर में मेरी थोड़ी सी सांस उखड़ने लगी थी शायद। जी, अहम के साथ साथ वहम भी कहिए, क्योंकि हम यथास्थिति या यथार्थ स्थिति को अगर हम स्वीकार नहीं कर पाते हैं तब हमें दो तरह से चोट लगती है। एक तिलमिलाहट की चोट लगती है, दूसरी अहम और वहम की चोट लगती है। यहाँ पे अग्रवाल साहब के साथ यही था, क्योंकि वो 30 सालों तक की सेवा देने के उस मनोवृत्ति से अपने आप को बाहर नहीं निकाल पाए हैं। और यह कहानी बहुत सारी और कहानियों का भी याद दिलाती है कि समाज जो है किस तरह। ममता कालिया मैम प्रणाम। हाँ, ये कहानी मुझे बहुत ही प्रिय है, इसलिए कि मुझे भी किताबों का बहुत शौक है, पागलपन के हद तक। लेकिन इस कहानी को पढ़ने के बाद मेरी जो मुलाकात है वो वास्तविकता से हुई कि किताबें तो हों, उसमें ज्ञान भी है, लेकिन सामाजिक जो सच्चाइयां हैं, समाज का जो मनोविज्ञान है, वो कहीं न कहीं हमें वास्तविक धरातल पर लाकर ही पटकती है। अग्रवाल साहब के मनोदशा जो है वो यही कहती है कि आप क्या रहे हैं यह महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन मौजूदा समाज आपके सामने कैसे प्रस्तुत है उसको आप स्वीकार करिए। और वह यह चीज नहीं स्वीकार कर पाते हैं, तब उनके तिलमिलाहट बढ़ जाती है। तो उनके वहम का भी एक इसमें सूक्ष्म चित्रण है। और मैं फटाफट कुछ और कहानियों पर बात कर लेती हूँ, क्योंकि हम लोग शुरू में तकनीकी दिक्कतों से देर हो गए थे। अब जैसे मैं प्रथम कहानी संग्रह छुटकारा का जब जिक्र कर रही थी, तो सबसे पहले मैंने इसी कहानी संग्रह को पढ़ा था। क्योंकि छुटकारा जो है एक सुशिक्षित नारी मन की पीड़ा एवं अंतर मन की उकलाहट को उभारता है। अगर मैं ममता कालिया जी की सभी कहानियों को, जो लगभग 200 के आसपास है, उसमें से मैंने कुछ एक को छोड़ दूं तो शायद मैंने सभी पढ़ रखी, और एक रवि कथा शेष है जिसको अभी मैंने आधा हिस्सा पढ़ा है। तो वो सारी कहानियां पढ़ने के बाद एक चीज मेरी समझ में ये आई कि कहानियों की जो यथार्थ भूमि है वो समाज के छोटी सी छोटी घटनाएं हैं। उन घटनाओं को बड़े करीने से हमारे सामने रखती हैं। अब जैसे इनकी कहानी जब मैंने शुरू में पहली की जिक्र की थी, उसी तरह से बीमारी कहानी पढ़िए।
उसमें एक छोटी सी बीमारी के माध्यम से समाज के उस पहलू से हमें अवगत करवाती हैं जिस पर प्रायः हम सबकी शायद नज़र नहीं जाती होगी या हम उस तक पहुंचने में अपने आप को सक्षम नहीं पाते हैं। इसी कहानी संग्रह, दूसरे जो कहानी संग्रह है उसमें एक कहानी है कि वह मिली थी बस में। यह कहानी मुझे इसलिए बहुत आत्मीय लगी क्योंकि मैंने भी अपने जीवन के आधा समय जो है बस में यात्रा की है, और बस की यात्राएं किस तरह की होती हैं वो आप सहज ही समझ सकते हैं। उसमें वो कहती है दो स्त्रियों के बीच की जो मानसिक अंतर की यह सुंदर कहानी है। एक स्त्री है जो बहुत फिट फाइट एकदम टिटपट है और एकदम से अपने आप को बोल्ड कह रही है या बोल्ड दिख रही है, लेकिन अंदर से वो काफी सहमी हुई है, डरी हुई है। वहीं एक दूसरी स्त्री है जिसके गोद में छोटा बच्चा है और वो दवा लेकर के डॉक्टर के पास से लौट रही है, लेकिन उसके अंदर का जो आत्मविश्वास है बिल्कुल ठहरा हुआ है कि ठीक है, देर हो गई तो क्या हुआ, घर ही तो जाना है। तो वो दोनों के बीच के इस बारीक अंतर पर बहुत सूक्ष्मता से, बहुत छोटी कहानी लेकिन बहुत मारक और मार्मिक कहानी है, उसका कुछ अंश मैं आप लोगों से साझा करती हूँ। मैं तुम्हारे दोस्तों को पीठ पीछे दो घटनाएं दिशाहीन करती हैं तो कई बार दिशा भी देती हैं। यह सुरक्षा का आतंकवाद था। इस कहानी का जो मेटाफर है वह जो बस में मिली थी वो यही है कि वह सुरक्षा का आतंकवाद था। यह बात सिर्फ ममता कालिया जी ही लिख सकती हैं, वरना शायद यह या इस बात की, इस शैली की को उकेरना सबके बस की बात नहीं है। सुनो, वैसे तो बड़ी मेम साहब बनी हो, कटे बाल, रेशमी साड़ी, बोली भी गिट पिट, पर हिम्मत के नाम पे निरी लीड हो। सोनू की माँ अपना मुचड़ा हुआ झोला समेटती हुई बोली, डरो ना, सही बोले में काम सही होता है। मुझे लगा सोनू की माँ जैसा बनने के लिए मुझे एक जन्म और लेना होगा। जब ये आपस से वो अपने अंतर्द्वंद से संवाद करती है तब वो एक तरह से हमारे सामने एक संदेश भी देती है कि एक स्त्री से की तरह दूसरी स्त्री को बनने के लिए दूसरा जन्म भी लेना पड़ सकता है, क्योंकि परिवेश हमारे अंदर वह भय से लड़ने की एक क्षमता पैदा करती है। और वो कई बार यह जो भय का वातावरण है वो हमारे समय से भी आता है, हमारे घर से भी आता है। दूसरी लड़की के अंदर का डर इसलिए रहता है कि अगर मैं देर हो जाऊंगी तो घर वाले कहेंगे कि तुम झूठ बोल रही हो। लेकिन दूसरी स्त्री का ये है कि यह बस की यात्रा है, बस हमारे बस में नहीं है, क्योंकि ये ड्राइवर और कंडक्टर के ऊपर निर्भर करता है कि वो कैसे लेके चलते हैं और किस तरह से लेके चलते हैं। जिन्होंने बस की यात्रा की होगी उन्हें पता होगा कि बस की त्रासदियां क्या होती है। वही एक कहानी है पीठ। पीठ एक ऐसी कहानी है जिसके वर्ग से वर्तमान समाज के कला, संस्कृति, परंपरा, प्रेम, मित्र और मित्रों के बीच की चुहलबाजी सहित बाजार के माध्यम से, बाजार के रास्ते से जो मीडिया का चेहरा है वो साफ नजर आता है। अब पीठ कहानी है, जैसे एक उसमें उसकी कुछ वाक्यों के साथ मैं अपनी बात रखती हूँ। देखता हूँ विज्ञान की पढ़ाई, वे कला के दरवाजे आपके लिए बंद किए, दरवाजे तो सिर्फ रोजगार के बंद पड़े हैं। कहानी प्रेम, कला पर केंद्रित है, लेकिन उसमें जो चिंता है वो युवाओं के रोजगार की भी है। यह तुम्हारे हिंदी लेखन की दुनिया नहीं जिसमें जो भी जब भी लिखा जाता है मास्टरपीस ही होता है। ये मास्टरपीस अक्सर हिंदी साहित्य में प्रयोग किया जाता है, या हम किसी चीज को बहुत जल्दी में रहते हैं तो कह देते हैं यह मास्टरपीस है। इस शब्द पर एक तरह से चोट करती हैं ममता कालिया जी कि मास्टरपीस किसी चीज को कह देना लेकिन उसकी व्याख्या न करना दरअसल मास्टरपीस को ही ध्वस्त करने के बराबर है। अब यह पीठ अकेली हिंदुजा की नहीं थी, इसमें कई पीठों की स्मृतियां आ मिली थी। इस पीठ में माधुरी दीक्षित की पीठ थी, स्मिता पाटिल की पीठ थी। यह पीठ कमनीय से अधिक कोमल थी, कोमल से अधिक कृश थी। इसमें निराला की क्लासिक कविता वह तोड़ती पत्थर वाली मजदूरनी की भी पीठ थी। यह कई कई सुधियों की पीठ थी, यह कई कई सुधियों की पीठ थी
पूरे कैनवास पर यह अकेली लंबी सांवली आकृति थी जो उतान भी थी और ढलान भी। यह पीठ कहानी में एक आधुनिक बोध, परंपरागत सोच और एक पुरुष के अंदर की तिलमिलाहट, वो बहुत खुला रहता है, सब कुछ वो आर्टिस्ट रहता है, वे एक पीठ में बहुत सारी पीठ उकेर देता है। लेकिन जब दोस्त के द्वारा यह कहा जाता है कि यह पीठ इंदुजा की पीठ है, तो उसके दिमाग का बजबजाता हुआ कीड़ा है वह एकदम से फुफकारते हुए नाक की तरह बाहर आता है कि मेरे दोस्त को तुम्हारे पीठ के बारे में कैसे पता चला। तो वो जो शंका की बीज उसके अंदर उत्पन्न होती है, वो सामाजिक पैट्रियार्की का एक जीता सबूत है। और जितेंद्र श्रीवास्तव जी अपने व्याख्यान और आर्टिकल में भी अक्सर वो कहते हैं कि हिंदी कहानी में ममता कालिया जी की कहानी स्त्री विमर्श उस तरह का नहीं रचती हैं जिस तरह का आम तौर पर पुरुषों को एकदम से पीट करके धो करके औंधा लुटा दिया जाता है, बल्कि ममता कालिया की कहानियां उस तरह का विमर्श रचती हैं जिसमें दोनों का सामाजिक और नैतिक संतुलन बना रहे। ये दोनों बातें एक साथ इन ममता कालिया जी की कहानियों में हमें देखने को मिलती हैं। प्यार मोहब्बत में 7 लीवर का ताला नहीं लगाया जाता। हर्ष, मैं तो वह प्रत्यक्ष प्रदर्शन वाला काम बड़ा मिस करती हूँ। मैं तुम्हारे दोस्तों को पीठ दिखाती फिरती हूँ। लोग इस मौन को उसकी संवेदना और गरिमा से जोड़ रहे थे, लेकिन उसके मन में क्या था? पुरस्कार तस्वीर पीठ पर चुप लगा जाता, उसे लगता मीडिया उसका जीवन उघाड़ने का षड्यंत्र रच रहा है। इस एक लाइन को, बाकी कहानियों को छोड़कर सिर्फ इस एक लाइन को पढ़ा जाए तो मौजूदा मीडिया का भोथरा चेहरा हमारे सामने खुलकर आता है कि आज का मीडिया हमारे सामने क्या परोसता है। हमें सूचनाएं नहीं देता या समाज के उस विद्रूपता से अवगत नहीं करा रहा है, बल्कि किसी व्यक्ति के निजी जीवन के निजता को भंग करने की निरंतर कोशिश कर रहा है। तो ये चीज इस कहानी में तमाम तरह के बिंदु ममता कालिया जी की कहानियों में मिलती हैं। मैंने उन कहानियों का चयन किया है जो मुझे बहुत प्रिय रही अपने तरीके पढ़ने के बाद। और एक कहानी सुलेमान है। सुलेमान को अलग अलग तरीके से लोग देख सकते हैं, उसके कार्य को, उसके रचनाओं को, लेकिन उसमें जो 3 महत्वपूर्ण बात कही गई है, उस बात के लिए इस कहानी को बार बार पढ़ा जाना चाहिए। पहला, उसमें जो नायक है वो कहता है, पहला, मुझे नौकरी नहीं करनी। दूसरा, मुझे वक्त नहीं गंवाना। तीसरा, कभी किसी को दुश्मन नहीं समझना है। पहली बात, नौकरी नहीं करनी है, ये व्यक्ति की अपनी व्यक्ति का अपना सुविधाजनक चयन हो सकता है। दूसरी बात, जो वक्त नहीं गंवाना है, वाकई में समय को गंवाना मतलब स्वयं को गंवा देने के बराबर है। ये 2 बात 2 तरह से आती है, लेकिन जो तीसरी बात है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है और कहानी की एक तरह से प्राण भी है कि कभी किसी को दुश्मन नहीं समझना। दरअसल आलोचना, असहमतियां, विभेद, मतभेद, ये सारी चीजें हमारे सामने एक गुंजाइश का द्वार खोलते हैं कि हमें अपने आप का या अपना स्व का मूल्यांकन इस ढंग से करना होगा कि हम सामने वाले के उस नकारात्मक बिंदु में भी एक सकारात्मक परिप्रेक्ष्य ढूंढ सके। ये लाइन इस चीज को, समाज को एक ऐसा संदेश देने की तरह मैंने रिसीव किया कि किसी के कहे हुए को बुरा नहीं मानना है, बल्कि उसके कहे हुए में से कुछ नया अपने लिए ग्रहण करके आगे बढ़ जाना है। इसी कहानी सुलेमान में ही एक जगह लिखती हैं, कामयाबी एक कुत्ता दौड़ है, इसमें पड़ा इंसान अपना चेहरा तक नहीं चुन सकता। वो कामयाबी के जिस तरह से नए समय में हम एक रेस में, प्रतिस्पर्धा में इस कदर अंधे हो जाते हैं कि जरा सी बात पर हम अपने अंदर के कलुषता को प्रकट करने लगते हैं, प्रदर्शन के तौर पर दिखावा करने लगते हैं।
उस बात को जब वो कहती हैं कि कामयाबी एक कुत्ते का दौड़ है, तो ये यहाँ स्पष्ट हो जाता है। हालांकि कुत्ते के मूल स्वभाव को अगर देखा जाए तो उसके जितना वफादार कोई नहीं होता है, मनुष्य में या जीवों में भी कोई नहीं होता है। लेकिन उस कामयाबी को उस दौड़ के साथ जब शामिल करती हैं तो वो ये सीधा संदेश देती हैं कि हम जहाँ जितना पाया है वो पर्याप्त है, प्राप्त ही पर्याप्त है। इस बात के इस भावबोध को अगर हम समझ पाएं तो शायद हम खुश भी रह सकते हैं। लेकिन जो सुलेमान के सामने उनके दोस्त आसपास के लोग हैं, वो उनको अपने कामों के जब लिस्ट समझाते हैं, पकड़ाते हैं या कहते हैं इनसे बात कर लेना, उनसे बात कर लेना, देख लेना, तो एक बहुत दुविधा हमारे सामने प्रकट करते हैं कि क्या हम कामयाबी की एक सीढ़ी चढ़ने के बाद स्वतंत्र होकर के जीवन जी नहीं सकते हैं, खुश नहीं रह सकते हैं? अगर हम खुश नहीं रह सकते हैं तो हमें दुनिया का चाहे जितना भी वैभव मिल जाए, हम कभी भी अपने आप को सुखी महसूस नहीं कर पाएंगे। एक तो ये 3 कहानियाँ जिनको लेकर के मेरे मन में बहुत शुरू से ही अनुराग रहा है। एक कहानी है जो संग्रह मुखौटा में है। मुखौटा संग्रह की सभी कहानियाँ स्त्री अस्तित्व की तलाश करने की कहानियां हैं। उसमें एक कहानी है चिरकुमारी। यह अपने स्वतंत्र विचारों और अस्तित्व की तलाश की जो संघर्ष है, इस संग्रह में पूर्ण रूप से मिलता है। और श्यामा एक ऐसा कैरेक्टर है, हालांकि श्यामा एक वैवाहिक समस्या नाम का नाटक भी है। उस नाटक को पढ़ने के बाद अगर आप कहानी पढ़ेंगे और कहानी पढ़ने के बाद नाटक पढ़ेंगे तो दोनों को पढ़ने के बाद आपके सामने समस्या के कपाट खुलेंगे। दरअसल समस्या किसी के भी जीवन में तरह तरह की हो सकती है। तो श्यामा भी जिस समस्या से जूझती है या अपने पति के अत्याचार से जिस तरह से वो प्रताड़ित रहती है, उससे मुक्त होने के लिए जो अपना एक बारीक संघर्ष करती है, वह संघर्ष समय की मांग भी है। और 21वीं शताब्दी में यह चीजें बढ़ी हैं, ये हमारे लिए बड़ी चीज है। तो ये कहानियां एक संदेश हमारे सामने सकारात्मक संदेश देती हैं। सीमा नायिका जो है, सीमा अपने दुखों को लेकर के परेशान रहती है, लेकिन आगे बढ़ने का उसके अंदर जो जज्बा है, जो जुनून है, वो बड़ा स्पष्ट तौर पर हमारे दिखाई देता है। ममता कालिया जी की एक चीज और मुझे बहुत मुतासिर करती है कि समाज के पूरे परिवेश में वो हमेशा समकालीन सरोकार को ढूंढती हैं कि हमारा जो समकाल है या कहानी के जो स्वतंत्रता के बाद की जो एक वैभव हमारे सामने है, और उस वैभव में हम अपने आप को कैसे एक सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ जस्टिफाई कर सकते हैं, उस पर बहुत जोर देती हैं। और दूसरी चीज यह भी कि इनकी ज्यादातर कहानियों में नौकरी पेशा स्त्रियों के सामने जो चुनौतियां आती हैं, उससे लड़ करके अपनी जगह बनाने की जिद हमको दिखाई देती है। डॉक्टर कामिनी तिवारी इस संदर्भ में लिखती हैं, मैं उनके इस कोटेशन को यहाँ पे जरूर आप सबसे साझा करती हूँ, शायद मेरी बात ज्यादा स्पष्ट हो पाएगी। किसी भी साहित्यकार के कृतित्व में उसके व्यक्तित्व प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में प्रतिबिंबित होता ही होता है। व्यक्तित्व में व्यक्ति की संवेदना, उसके स्वभावगत संस्कार, परिवेशगत अनुभव, किसी प्रसंग से उसके मन मस्तिष्क पर होने वाली क्रिया प्रतिक्रिया आदि समाहित रहती हैं। साहित्यकार के कृतित्व का सही परिप्रेक्ष्य में मूल्यांकन करने हेतु उनके व्यक्तित्व के कृतित्व को समझने के लिए समीचीन होना बहुत जरूरी है। तो मुझे लगता है कि ममता कालिया जी की जो आत्मकथा है, कितने शहर में कितनी बार और रवि कथा, अगर इन दोनों को एक साथ एक पैरेलल रख करके पढ़ा जाए तो मुझे लगता है कि उसको पढ़ने के बाद जब हम कहानियों के तलघट में उतरेंगे तो शायद वहां से जो सीपी वाली मोती हमारे हाथ लगेगी, वो उसका वर्णन करना आसान हो जाएगा। ये मुझे ऐसा लगता है। और चूंकि ममता कालिया जी को शुरुआती जो सानिध्य है वो अमरकांत और श्रीलाल जी और मार्कंडेय जी से मिला था, और उनके परिचय को जब आप पढ़िए तो लगता है कि एक परिवेश ऐसा जो उनको मिला
वो कहीं न कहीं वो परिवेश उनकी रचनाओं में मुखरता के साथ हमारे सामने प्रकट होता है। उनकी जो पहली कहानी, उल्लेखनीय कहानी, जिसको हम उल्लेखनीय कहानी की श्रेणी में अक्सर हम लोग चर्चा करते हैं, वो है यूं ही मर जाएंगे। ज्ञानोदय पत्रिका में सन 1964 में संभवतः जनवरी अंक जो आया था उसमें प्रकाशित हुआ था। तो ममता कालिया जी की कहानियों में जो भारतीय नारी जीवन की संघर्ष गाथा है, उसका जीवंत दस्तावेज आपको देखने को मिलेगा। और वो सारी नायिकाएं जो है परिवेशगत यथार्थ को बड़ी ही ईमानदारी से हमारे सामने रखती हैं और किसी भी तरह का लुकाव छिपा दुराव नजर नहीं आता है। और ज्यादातर कहानियां, चूंकि पुनर्पाठ करने से मुझे लाभ ये मिला कि पुनर्पाठ कर करके मैंने कुछ बिंदु निकाले हैं, वो मैं आप सबसे के सामने फटाफट रखती हूँ। ज्यादातर इनकी स्वातंत्रोत्तर भारत की शिक्षित, अर्धशिक्षित, संघर्षरत और परिवर्तनशील समाज का सजीव चित्रण तमाम बहुविध आयामों के तौर पर हमारे सामने दिखता है। पहली गहरी आत्मीयता, आवेग, उन्मेष, धड़कते पलों का खूबसूरत चित्रण, सघन संवेदनशीलता, संतुलित पात्र परिवेक्ष, समझदार शैली, चुलबुले डायलॉग, मानवीय सहानुभूति की अलग अलग दृष्टावलियां, आलोकित व्यक्तित्व और पारलौकिक समाज, दृष्टिकोण की मौलिक अन्वेषण, कलावादी कसीदाकारी शैली में सामाजिक पात्रों को बिल्कुल सरल शैली में ज्यों का त्यों रख देना, जीवनवादी यथार्थ का एक सौंदर्यात्मक जो बोध है, उस बोध को और थोड़ा सा सरल करते हुए कहानियों के बरक्स हमें हमारे सामने रखना, वर्तमान परिवेश में नारी विमर्श, अस्मिता और संघर्ष को लेकर के एक भूचाल सा कह सकते हैं आया हुआ है। इस संदर्भ में गत जो फरवरी का जो एक साहित्याकांक आया था, उसमें एक साक्षात्कार लिया था विपिन चौधरी जी ने। उसमें ममता कालिया जी कहती हैं, लेखक अपने समय का जो होता है वो आलोचक भी होता है। तो इनकी कहानियों पर इन्हीं का कहा हुआ कथन पूर्णतः से सटीक बैठता है कि कोई भी लेखक जो होता है वास्तव में वो अपने समय का आलोचक होता है। कहानी हो या उपन्यास हो या किसी साहित्य की कोई भी विधा जब हमारे सामने आती है तो उसमें समाज के यही सारे बिंदु होते हैं। तो लेखक चाहे सृजनात्मक लेखन कर रहा हो या कलात्मक लेखन कर रहा हो, वो अपने समय से संवाद ही कर रहा होता है। तो ममता कालिया जी हमारे सामने समय से संवाद करने की एक शैली और एक दृष्टि हमारे सामने हमारे ही तरीके से रखती हैं और देती हैं। और उसके बाद एक कहानी है उसका यौवन। ये उसका यौवन का कहानी संग्रह भी है। संग्रह में कई कहानियां हैं, संभवतः 11 कहानियां हैं उसमें। उसका यौवन संग्रह जो है नारी जीवन के जो विभिन्न मनोवैज्ञानिक पहलू हैं उसको अलग अलग दृष्टिकोण से परखने की शैली में हमारे सामने आती हैं वो कहानियां। डॉक्टर साम जी इनकी कहानियों के बारे में एक जगह लिखते हैं, ये मैंने कहीं पढ़ा था कि इस संग्रह की जो उसका यौवन है वो संग्रह जो है इस कहानी की जीवन के मनोवैज्ञानिक पक्ष को लेकर के हमारे लिखी गई हैं। और नारी मनोविज्ञान के सूक्ष्म बिंदुओं को ममता कालिया जी ने अक्सर अपनी रचनाओं में छुआ है। जैसे अगर हम उनकी कहानी जांच अभी जारी है की बात करें तो वो और एक और ही कहानी उसी संग्रह में है, संभवतः बोलने वाली औरत। ये वर्तमान जीवन की जो जटिल स्थितियां होती हैं उससे उबरने के लिए किस तरह से हम प्रयत्नशील हो सकते हैं और किस तरह से बड़ी प्रतिरोधी वाणी में अपने होने को हम जाहिर कर सकते हैं। इस दोनों कहानियों में मिलती हैं यह बातें, जांच अभी जारी है और बोलने वाली औरत।
और मुखौटा का मैंने जैसा कि शुरू में ही जिक्र किया था कि इसकी 21वीं सदी के एक भयावह परिदृश्य को लेकर के एक तरह से आती है। थिएटर रोड के कौवे, ये अच्छा, ममता कालिया जी की कहानियों की एक और खासियत है कि वो जगह को लेकर के भी बहुत सतर्क रहती हैं, और उस जगहों का जब वो जिक्र करती हैं तो कहीं ना कहीं जब वो लिखती हैं तो वो सारी चीज़ें हमारे सामने एकदम से चित्रित हो जाती है। जैसे चाहे थिएटर रोड के कौवे हों या फिर काके की हट्टी हो। इसके अलावा एक और कहानियाँ, जब इनके संपूर्ण संग्रह की जो कहानियाँ आई हैं उसमें रविंद्र कालिया जी भूमिका में जो लिखते हैं वो ममता कालिया के जीवन, दृष्टि और साहित्य तीनों को बहुत ज़्यादा हमारे सामने खोलने का काम करते हैं। वो कहते हैं, यह सिद्ध कर दिखाया कि सन 60 के बाद का लेखक नौकरी छोड़ सकता है, पत्नी नहीं। 50 के लेखक तो दोनों का परित्याग करने को तत्पर रहते थे, वे सच्चे अर्थों में त्यागी थे। 60 लेखक गाय की तरह सीधे थे जिसे खूंटी में बांध दिए गए, आज तक बंधे हैं। ज्ञान बंधा है, काशी बंधा है, यह कहना गलत ना होगा। विजय मोहन और विमल भी बंधे हैं, मजबूत खूंटी से बंधे। ये भूमिका के तौर पर मैम की जो ये कहानियों की किताबें आई हैं 2 भाग में वाणी प्रकाशन से, उस भूमिका में रविंद्र कालिया जी इस बात को लिखते हैं। और वो भूमिका आप पढ़ेंगे तो कहानी पढ़ने से कहीं ज़्यादा, उपन्यास पढ़ने से भी कहीं ज़्यादा रोचक है। अगर आप सब पढ़ सकते हैं तो आप इसको ज़रूर पढ़ें। और बल्कि कई जगह पर वो कहते हैं कि उसका पंजाबी का तफल्लुस ऐसा लगता है कि वह पंजाबी नहीं, झूठ बोल रही है। ये एक विनोदात्मक शैली में उन्होंने बहुत ही बढ़िया परिचय इसमें लिखा है। लेकिन हम कहानियों पर आते हैं कि किस तरह से और कहानियाँ, मैं कुछ और कहानियाँ लेती हूँ। जितना तुम्हारा है एक यह कहानी, और एक वसंत सिर्फ एक तारीख है, आपकी छोटी लड़की। इन सब कहानियों के अतिरिक्त जो उन्होंने एक कहानी लिखी 2 चेहरे, बल्कि 2 चेहरे जो कहानी है, मैं उसका शीर्षक शायद मैं ठीक से अपने दिमाग से नहीं वो गठित कर पाई हूँ। 2 जरूरी चेहरे, पिता और पति के बीच जोड़ करके उसको बेशक देखा गया हो, या कई जगह पर मैंने पढ़ा है कि पिता और पति के बीच के संबंध को लेकर के वो लिखा गया। रविंद्र कालिया जी भी इस पर एक टिप्पणी इसमें लिखते हैं कि वो बहुत उस तरह की, लेकिन जब आप उस कहानी को, ये दोनों पात्र हटा दीजिए, पिता को भी साइड रखिए और पति को भी साइड रखिए, तो वह कहानी किसी भी लड़की के जीवन का वास्तविक सच हो सकता है। और इस सच से कोई नहीं अपने आप को दूर कर सकता, खास करके लड़की नहीं दूर कर सकती, क्योंकि बेशक वो जन्म लेती है पिता के घर में, लेकिन वो फलित होती है अपने ससुराल में जाकर, ससुरालय में जाकर या पति के घर में जाकर के। तो उसके सामने जो स्थितियां आती हैं, उन दोनों स्थितियों के सामंजस्य को देखने का जो ढंग है वो उसमें, उस कहानी में बड़ी खूबसूरती से चित्रित किया गया है। उसके अलावा एक और कहानी है, हाँ 2 बिल्कुल वंदना जी, मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ। एक सेमिनार कहानी है, जांच अभी जारी में ही जो संग्रह है उसमें सेमिनार कहानी है। उस कहानी में जो 2 नई पात्र आते हैं और किस तरह से एक अंग्रेजी को लेकर ठसक है, एक हिंदी को लेकर के ठसक है, और का किस तरह से व्यवहार होता है, किस तरह से वो सामने आती हैं, वो चीज़ आप जब आप पढ़ेंगी कहानियाँ तो शायद आप बेहतर तरीके से उससे गुजरते हुए समझ पाएंगे कि अच्छा, ये कहानी के माध्यम से समाज में जो सेमिनार्स के नाम पर गोष्ठियाँ होते हैं या संगोष्ठियाँ होती हैं, तो उसकी समझ क्या होती है या उसके पीछे का साइकोलॉजी क्या होता है। ये क्या साइकोलॉजिकल मेटाफर बनाने के लिए कोई एक षड्यंत्र तैयार किया जाता है, या पीछे से कोई एक बैकग्राउंड में कोई म्यूजिक की तरह एक फ्यूजन बनाया जाता है। वो इस कहानी को पढ़ करके आपके सामने ये बातें आती हैं। एक मैंने सुलेमान का जिक्र किया, पीठ का किया। एक कहानी है बोहनी। एक दुकान के खुलने और बोहनी, जैसा कि शीर्षक से आपको लग सकता है कि जब कोई दुकान खुलती है या कोई अपना बड़ा एक नया शुरुआत करता है तो उम्मीद करता है कि बोहनी हो जाए।
तो ये बोहनी कहानी कुछ इसी विषय को लेकर के है, लेकिन उसके पीछे का जो मनोविज्ञान है वो समाज से के बजाय परिवार है। एक पिता की उम्मीद अपने बच्चों से किस तरह की होती है, या बच्चे अपने पिता के उम्मीदों पर कितना खरा उतर पाते हैं, इसके एक आंतरिक सूक्ष्म अंतर्द्वंद की कहानी है। एक कहानी है दल्ली, अब ये एक बागड़ू, ये सब छोटी छोटी कहानियां हैं, बहुत छोटी सी कहानी है। रोग, सीमा, लड़कियां, दूसरा देवदास, ये बहुत छोटी कहानियां हैं, लेकिन इनका असर बहुत गहरा है। और ये जो असर है वो हमारे आसपास ही है। ऐसा नहीं है कि वो किसी दूसरे ग्रह की बातों को लेकर के आती हैं या किसी दूसरे ग्रह हमें ले जाने की कोशिश करती हैं। दरअसल यह अकारण तरीके से या असाधारण तरीके से हमारे आसपास होने वाली घटनाओं को हमारे सामने, हमारे तरीके से, हमारी शैली में, हमारी भाषा में एकदम ताज़ा कर देती हैं। जब ममता कालिया जी को मैं पढ़ती हूँ तो मुझे दो लोग बहुत शिद्दत से याद आते हैं। एक तो विद्यालाल जी, उनसे मिलने का मेरा था, लेकिन शायद संयोग नहीं था, नहीं मिल पाई और उसके पहले उनका देहांत हो जाता है। दूसरा चंद्र किरण सोंडेस्का जी का। इन दोनों लोगों की खासियत भी मैं इसी तरह से जैसी ममता कालिया जी की है कि एकदम सरल अंदाज में हमारे सामने कहानी का एक कोलाज ऐसा पेश करती हैं जिससे हम सीधे अपने अपना सांगोपांग कर पाते हैं। कई पात्रों में सिर्फ आमतौर पर देखा जाता है कि बहुत सारे लोग अभद्रता का भी एक पात्र चित्रण कर देते हैं, लेकिन इस तरह का जोखम आपको कई बार दिखेगा और कई बार नहीं दिखेगा, बल्कि एक सचेत करते हुए समाज को वो एक संघर्ष करने की बात करती हैं और एकदम से हमसे जुड़ जाती हैं। वो कहानियाँ हमसे जुड़ जाती हैं, बल्कि ये कहानियाँ पढ़ने के दौरान एक चीज़ और आप महसूस कर सकते हैं कि यह कहानियाँ सिर्फ ममता कालिया जी की नहीं हैं, बल्कि हमारे जीवन की हैं। जैसे मैंने वह बस में मिली थी कि को क्यों मैंने पाठ किया, क्योंकि मैंने बसों की बहुत यात्राएं की और अक्सर घर से भोर में निकलती थी और बस को पकड़ना और फिर वापस यूनिवर्सिटी जाना, हॉस्टल न मिलने के दौरान ये सारी प्रक्रियाएं करती थी। तो ये एकदम से मुझसे जीवन से ऐसे जुड़ गया, जैसे लगा पता नहीं, एकदम से मन में आया कि ममता कालिया जी तो मैं मुझे जानती भी नहीं है, फिर मेरे जीवन पर उन्होंने कहानी कैसे लिखी। उस कहानी को पढ़ करके एकदम से मेरे दिमाग में यही सवाल आया कि ये तो मेरा जीवन है, कुछ इसी तरह का। मैं इसी तरह से डरी रहती थी कि घर कब पहुंचूंगी, कब जाएगी बस, और उस बात को ममता कालिया जी ने कैसे जाना, किस तरह से समझा और क्यों कैसे लिख दिया। तमाम तरह के सवाल मेरे दिमाग में आए। तो आप जब उनकी कहानियाँ इस तरह की पढ़ेंगे, जब भी आप उनकी कहानी से गुजरेंगे, तो आपको लगेगा कि आप ममता कालिया को नहीं पढ़ रहे हैं, शायद अपने ही जीवन के किसी हिस्से को पढ़ रहे हैं। और पढ़ने के दौरान आप ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे जीवन का ये हिस्सा जो है मनोवैज्ञानिक या अप्रत्यक्ष तौर पर हमारे जीवन में कैसे हमसे जुड़ा हुआ है। और किताबों से शुरुआत हुई है तो किताबों से ही सुभाष जी आप बताएंगे हमें कि अभी समय कितना हुआ है, क्योंकि थोड़ा सा देर से शुरू हुआ है तो कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। और एक चीज़ और जो है कि आपकी जो छोटी लड़की है, कहानी का मैंने जिक्र अभी किया, वो उसको अक्सर कहा जाता है कि वो एक बाल मनोविज्ञान की कहानी है, लेकिन वो बाल मनोविज्ञान की कहानी तो है ही, बल्कि किसी भी परिवार की वह यथार्थ भी है कि आपके घर की जो भी छोटी लड़की हो वो आपके जीवन में क्या अहम स्थान रखती है। अब जैसे जिस कहानी का मैंने पाठ किया उसमें प्रोफेसर साहब के सपने थे कि मैं अपने बेटियों को क्या बनाऊंगा, किताबों में कैद आदमी। उन्होंने तय कर लिया था कि किसको क्या बनाना है, किसी को डॉक्टर, किसी को इंजीनियर, किसी को व्याख्याता। लेकिन अंततः तीनों बेटियों ने जो चयन किया उसमें जो फ्रीडम है, जो स्वतंत्रता है। अब इस कहानी को आप देखिए कि ममता कालिया जी कहीं नहीं कह रही हैं, कहीं भी इस तरह का व्याख्यान भी नहीं दे रही हैं कि हम नए समाज के साथ, नए समाज के सामने या नए समाज के साथ कैसे बदलाव को रचते हैं।
वो कहीं विद्रोह भी नहीं करवा रही हैं, ना ही विद्रोह का वितांडना रच रहे की बात कर रही हैं, और न पात्रों के द्वारा किसी तरह का जटिल संवाद ही करवा रही हैं, लेकिन सहज ढंग से तीनों बेटियों के बीच का जो फर्क है वो बता भी देती हैं। और तीनों बेटियां प्रेम विवाह कर लेती हैं, लेकिन पिता ने जो सपना देखा वो सपना नहीं पूरा करती हैं, लेकिन वो तीनों अपना सपना पूरा करती हैं। उसमें पिता का कहीं दखल नहीं होता है, और पिता का दखल न होते हुए भी अप्रत्यक्ष तरीके से उनकी झुंझुलाहट सामने आती है जब वो अपनी बेटी के घर जाते हैं, दिल्ली में रहते हैं और बहुत सारे सामान लेकर जाते हैं। जिस नग को वो 12 नग बनाकर ले गए थे, उसको बेटी ने 6 और 7 नग में कन्वर्ट कर दिया था। तो पिता के मन में एक छोटी सी शंका भी उत्पन्न हुई थी कि मेरे सामान कहीं गुम तो नहीं हो गए। तो पिता के मन में जो संदिग्ध भाव आते हैं वो उसी क्षण खत्म होने लगते हैं कि नहीं, ये मैंने गलत तरीके से शायद बात को ले लिया था। तो वो किताबों में कैद आदमी जो है, वो किताब में कैद तो हैं, किताबों के बीच हैं, लेकिन अपने वास्तविक जीवन से कहीं न कहीं धीरे से वो दूर भी हुए हैं। और वो दूर होना उनकी नियति नहीं है, बल्कि उनका स्वभाव है। कई बार होता है कि हम नियति को दोष दे देते हैं, लेकिन हम कभी इस बात का ऑब्जर्वेशन नहीं करते हैं कि हमारा स्वभाव ही हमारी नियति न बन जाए। तो शायद अग्रवाल साहब के साथ भी यही था कि उनका स्वभाव ही उनके लिए नियति बन करके उनके सामने आ जाता है। उसके बाद कुछ कहानियाँ और हैं जिन पर मैं अपनी फटाफट बात रखना चाहूँगी। कुछ कहानियाँ दो जरूरी चेहरे के साथ अलावा भी मैं एक कहानी का और जिक्र करना चाहूँगी। एक जीनियस की प्रेम कथा। इसको पढ़ करके मुझे लगता है कि मैं इस पे अपनी बात रखूं, इससे ज़्यादा मैं ये ज़रूर कहूँगी कि आप लोग इसको पढ़ें। एक जीनियस की प्रेम कथा, मैंने सोचा था कि मैं एक जीनियस की प्रेम कथा ही पढ़ूंगी, लेकिन मुझे किताबों में कैद आदमी ज़्यादा बड़ी और ऊंचे फलक की लगी थी, क्योंकि इसमें एक पिता भी हैं जिनकी चिंता भी है, और 3 बेटियां हैं जिन्होंने अपने जीवन का जो चयन किया। तो इसलिए मुझे लगा कि शायद मैं इसका चयन न करके इसका मुझे कर लेना चाहिए। और एक और कहानियों को मैं ज़रा आपके सामने रखने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि महानगरी जीवन को लेकर के ज़्यादातर कहानियाँ इन्होंने बहुत सुंदर से लिखा है। सुंदर शब्द इसलिए कह रही हूँ कि उन कहानियों में विमर्श तो है, लेकिन कोरा आपको झुंझला देने वाली सीख नहीं है, बल्कि उस सीख को देने का जो ढंग है वो बड़ी संवेदनात्मक है, जो हमें सीधे संप्रेषित करती हैं। बल्कि ममता कालिया जी बिल्कुल बहुत अच्छी कहानी है। एक जीनियस की प्रेम कथा वाकई में बहुत अच्छी कहानी है। मैंने सोचा मैं उसी का पाठ करूँगी, लेकिन मुझे उसके बनिस्पत किताबों में कैद आदमी ज़्यादा बड़ी लगी, इसलिए मैंने इसका चयन किया। ममता कालिया जी के बारे में एक चीज़ और है कि ममता कालिया जी की जो लोकप्रियता है शायद उनके सहज व्यक्तित्व की वजह से भी है। उनके सहज व्यक्तित्व से कोई भी कभी भी प्रभावित हो सकता है। मैं तो अक्सर लेखकों से बहुत भयभीत रहती हूँ, मैं बहुत जल्दी सहज होकर बात नहीं कर पाती हूँ, और डर के मारे फ़ोन तो करना एकदम वो रहता है। मैम से भी नहीं करती हूँ, लेकिन मन में डर नहीं रहता कि आप उनसे बात करेंगे तो आपकी बात सुनी नहीं जाएगी, ये वाला डर नहीं रहा। एक कथन मैं यहाँ पे ज़रूर कोट करना चाहूँगी, उसके साथ ही मैं अपनी बात को समेटते हुए चलूँगी। एक जगह वो लिखती हैं कि एक अच्छी कहानी में न पात्र प्रमुख होता है, न विषय, न घटना। कहानी के कहानीपन का चौखटा तोड़ने के लिए ज़रूरी है कि आज की कहानी अपने आचार शास्त्र को तोड़े। इस नोट को मैंने आखिर में इसलिए लिया कि ममता कालिया जी अपने ही एक रचना में इस बात को जब लिखती हैं तो एक बहुत बड़ी बात कहती हैं कि किसी भी अच्छी कहानी में जरूरी नहीं है कि पात्र हो, यह भी नहीं जरूरी है कि विषय हो, और यह भी आवश्यक नहीं है कि कोई घटना हो, लेकिन कहानी में कहानीपन अगर मौजूद है तो यह सारी चीजें नगण्य हो जाती हैं।
और ममता कालिया की यही बात इनकी सभी कहानियों पर बहुत सटीक तरीके से लागू होती हैं कि कहानी में कहानीपन हो, बाकी चीज़ें रहें या ना रहें। और भी मैं पूरा संग्रह ही हाल ही में पढ़ी हूँ, तो मुझे लगता है कि अब मुझे थोड़ा सा अपने को समेटते हुए लिखना चाहिए। और एक जगह और एक बात और मैं उन्हीं की साझा करते हुए अपनी बात को रखती हूँ थोड़ा सा। एकदम सुनामी लहरों की तरह प्रलयंकारी वेग से आती है कहानी और फिर उतनी ही तीव्रता से वापस हो जाती है। अपने आत्मकथ्य में ये बात कहती हैं ममता कालिया जी कि मुझे एक आवेग सा उठता है और मैं एकदम से लिखने बैठ जाती हूँ, और फिर वो कहानी किससे जाकर के जुड़ती है, किससे नहीं जाकर जुड़ती है, ये वो छोड़ देती है पाठकों के ऊपर। तो ये एक बड़ी बात है। और ममता कालिया जी ने एक पत्रिका का भी संपादन किया था, ममता टाइम्स। ये शायद आप लोगों ने कहीं पढ़ा हो, मुझे नहीं पता, लेकिन ममता टाइम्स जो है उसके बारे में मैं ज़रूर जानना चाहूँगी, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं है, तो मुझे जानकारी नहीं हो पा रही है। लोग ममता कालिया जी की ही एक और बात को मैं आखिर में कोट करूँगी उनकी कहानी के बरक्स में, जब वो अपनी एक दूसरी कहानी के साथ हमारे सामने आती हैं उसी शहर में, या ज़िंदगी 7 घंटे बाद की। ये कुछ अच्छा, एक चीज़ और इनकी कहानियों का है कि शीर्षक बड़े बहुत ही क्लासिकल हैं। शीर्षक पढ़ करके आप यह कभी नहीं कहेंगे कि कहानी में यह विषय मौजूद होगा। जैसे पहली कहानी शीर्षक को जब आप पढ़ेंगे तो आप सबके लिए पहली क्या चीज़ है अलग हो सकता है, लेकिन उस कहानी में पहली तारीख जो है पत्नी के लिए सैलरी, पति के लिए सैलरी है, पत्नी के लिए घर खर्च है, बच्चे के लिए स्कूल का बस्ता है, किताबें हैं, कॉपियां हैं, स्कूल फीस है, और शाम का एक काला जाम अर्थात गुलाब जामुन खाना है। तो किसी के लिए पहली तारीख क्या मायने रखती है ये अलग हो सकता है, लेकिन पहली कहानी पहले की तरह है। वह मेरी सेक चिल्ली इच्छा थी। जी मैम। और आपके ही एक और कथन से मैं बहुत अपने आप को भी जोड़ पाती हूँ। लोग जीवन में अराजक होते हैं, मैं लेखन में अराजक हूँ। ये लाइन भी मुझे समझनी है। कभी आपके साथ बैठ करके आपकी कहानियों के कुछ गांठें खोलने की मैं कोशिश करूँगी। जैसे उत्तर अनुराग कहानी जो है, कहानी में खन्नी आंटी का जो पति की बेवफाई को सहन करते हुए भी अपने अस्तित्व को कायम रखने की जो वो उनकी लड़ाई है, वो खन्नी आंटी कहाँ से आई। कई पात्र ऐसे हैं जिनके बारे में जानने की बड़ी उत्कट इच्छा है, चाहे वो सीमा ही क्यों न हो, चाहे श्यामा क्यों न हो। तो ये सारी चीज़ें कई बार मुझसे बहुत सारे सवाल करवाती हैं और बहुत सारे सवाल मेरे सामने रखती हैं कि तुम एक बार पूछ ही लो। हाँ, ममता मैम ने खुद इसको अपने उसमें लिखा हुआ है, लिखना तो सागर में उड़ेलने के समान होता है। वो जगह जगह पे कोट मैंने ये किया कि उनको पढ़ने के दौरान ये सारी चीज़ें निकल के मेरे सामने। सीट नंबर 6 भी बहुत अच्छी कहानी है। आप सुन रही हैं जानकर जी, ममता मैम है, इसीलिए तो मुझे भी खुशी हो रही है कि मैम जितना तुम्हारा कहानी मैं पढ़ी थी तब मुझे राजकिशोर जी का एक उपन्यास लिखा हुआ तुम्हारा सुख और जितना तुम्हारा हूँ, ये दोनों एक साथ जब पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि इतनी छोटी सी कहानी में इतनी बड़ी बात कैसे कही ममता कालिया जी ने। और वहीं जब आप राजकिशोर जी का उपन्यास तुम्हारा सुख पढ़ेंगे तो कहेंगे कि एक पत्रकार होकर के एक पत्रकार उपन्यास कैसे लिख सकता है, और लिख सकता है तो कैसे। तो ये एक तुलनात्मक शैली में भी आप अध्ययन करेंगे तो पाएंगे कि अच्छा ये कहानी किस तरह की है। अब चाहे जैसे इस तरह की है ना, एक उनकी एक कहानी है 25 साल की लड़की, उम्र 25 साल बताई जा रही है, लेकिन घटना क्या है, किस तरह से हमारे सामने आ रही है। और ये आ करके हमसे सिर्फ आ ही नहीं रही है, बल्कि हमारे सामने कई तरह के सवाल भी रख रही है कि सिर्फ
जी मीता दास जी, मैम ममता कालिया मैम की सभी कहानियाँ जो हैं एक साथ एक जगह पर पढ़ने की सुविधा उपलब्ध हो गई है। वो वाणी प्रकाशन से संग्रह आया हुआ है सभी कहानियों के संकलन का। अलग अलग किताब लेने की बजाय मुझे लगता है कि यह संकलन ले लेना ज़्यादा बेहतर है। इसके दो फायदे हैं। एक तो खंड 1 में भूमिका बहुत लंबी और बहुत सुव्यवस्थित तरीके से रविंद्र कालिया जी ने लिखा है। उसको पढ़ करके हम कहानियों को तो समझेंगे ही समझेंगे और ममता कालिया जी को भी समझ पाएंगे। और इसकी वजह दो है कि ममता कालिया जी के बारे में रविंद्र कालिया जी बता रहे हैं, तो चूंकि पत्नी के बारे में पति बताए तो ज़्यादा बेहतर बताएगा। और वो एकदम कोई छिपाव वहाँ पे नज़र नहीं आता है। जिस तरह के वो बताते हैं, चाहे उनकी पंजाबी भाषा को लेकर या फिर उनके स्वभाव को लेकर के या घर में रहने के दौरान लेकर के। एक जगह वो लिखते हैं कि मिस लिली ऐसा कुछ जिक्र करते हैं कि एकदम से जब वो मेरे सामने आती है तो ऐसा लगता है कि जैनेन्द्रिया दर्शनवाद की वो शायद परत उनके ऊपर चढ़ी हुई है। तो कहीं पर वो जब उनके लिए कुछ लेकर खड़ी होती हैं, टावल, पानी, सब कुछ, तो उसका वो बड़ा खुल करके चर्चा करते हैं कि ये किस तरह से हमारे जीवन में है और इनका नाम यह रख देना चाहिए। तो इसलिए ये वहाँ से आप लेकर के इसको पढ़ सकते हैं और जानकारी ज़्यादा मिलेगी। भूमिका में बहुत कुछ मिल जाएगा, क्योंकि मैंने दोबारा इसको मंगा करके पढ़ा है। पहले मेरे पास अलग अलग संग्रह थे। उसके पहले हाँ, एक जगह रविंद्र कालिया जी कहते हैं कि मेरी शादी ममता से नहीं, जूली से हुई है। ये सारी छोटी छोटी चुहल या फिर सटीक टिप्पणियाँ कोई और नहीं कर सकता। हम आप सुन सकते हैं, जान सकते हैं, लेकिन यह भूमिका पढ़ने के बाद कहानी का जो बरक्स और फलक है वो ज़्यादा खुलता है। तो शायद मेरे सामने कहानी तब ज़्यादा नहीं खुलकर आई थी जब मैंने 2009 में पढ़ना शुरू किया था, बल्कि अभी फिर दोबारा जब मैंने पाठ किया तो ये सारी कहानियाँ कहने लगी कि अब देखो बेहतर उंगली तुमने पकड़ी है, क्योंकि जब उंगली ढंग से पकड़ी जाती है तो सफ़र में बिछड़ने का डर खत्म हो जाता है। तो ममता कालिया जी की कहानियाँ बिल्कुल उसी तरह से है कि कहानियों की आप उंगली अगर ढंग से पकड़ लेंगे तो आप रास्ते से भटकेंगे नहीं और न ही दिशाहीन विमर्श का हिस्सा बनेंगे, बल्कि एक संघर्षशील जीवन को जीते हुए अपने लिए बेहतर स्थान बना पाएंगे। आप सभी दोस्तों का, मित्रों का, अग्रजों का मैं बहुत आभार प्रकट करती हूँ। आप सबने मुझे सुना। मैंने कोशिश की कि अपनी पसंद की कुछ कहानियों को अपने तरीके से अपनी बात